तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1 रहेगा। कल इसका है ना कैलकुलस है ना, तो जस्ट क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। बुक नोटबुक जो है ना, आपके क्लास नोट्स जो है उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। ये चीज समझ में भी आनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ नहीं आएगा समझ में कैलकुलस में, वहां पे क्या करना है, इंटीग्रेशन में वहां पे क्या करना है, जो आपको लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको कुछ अज्यूम कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कोई फार्मूला से नहीं आ रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब वो तो पता नहीं यार, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने पेपर्स भी नहीं देखा है तुम लोग का कैसा क्या है पेपर। तो फिर कल के बाद भी मुझे मिलेगा पेपर, तुम ही लोग दोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फोर्स। नहीं, काइनेमेटिक्स वाला कैलकुलस नहीं, जैसे कैलकुलस में ही लास्ट में दिया हुआ है ना काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, कैलकुलस में ही लास्ट में गिवन है। एक्सरसाइज 4 जो है ये इसी पे बेस्ड है। कैलकुलस मतलब काइनेमेटिक्स वाला ही पार्ट है, सिर्फ वही पढ़ना है बस। यस। और इतना ये नहीं, देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुमको। समझो यहाँ पे आपको पता है कि ए की वैल्यू डीवी बाई डी टी होती है या वी डी वी बाई डी एक्स आता है ना, और v की वैल्यू डी डी एक्स बाई डी टी होता है, इतना पता है ना, बस हो गया ना। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक्स अगर फंक्शन ऑफ टी गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ए गिवन है तो v फाइंड करना है, x फाइंड करना है, इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में? और क्या बताया था कि अगर सपोज a इज अ फंक्शन ऑफ v है, आपको x फाइंड करना है तो a को v dv बाई dx लिखेंगे। a इज अ फंक्शन ऑफ t है तो a को dv बाई dt लिखेंगे। अगर a इज अ फंक्शन ऑफ x है तो v dv बाई dx लिखेंगे। बट a इज अ फंक्शन ऑफ v है और आपको v t के टर्म्स में चाहिए, v t के टर्म्स में चाहिए, है ना, तो वो देख लेना क्या होगा। बस इतना ही होना चाहिए कैलकुलस में इसका यूज, और कुछ नहीं, मतलब काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का यूज इतना ही है और कुछ नहीं है बस। लास्ट के 10 मिनट्स में मुझे एक बार है ना रिमाइंडर देना, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही, कुछ भी टफ क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते आता है या नहीं आता है। कुछ भी क्वेश्चन ले लिया, रैंडम क्वेश्चन, और फिर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स, फोर्स क्या है, पुल। ये समझिए कि जैसे यहाँ से क्या होएगा, ये ऐसा है, ब्लॉक है, ठीक है। अगर रेट ऑफ, आगे आएगा ना वो सब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या हो सकता है, अगर ये रेस्ट में है तो हो सकता है कि ये मोशन करना स्टार्ट कर दे, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि मूव करेगा ये डिपेंड करेगा, और फ्रिक्शन होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो हो सकता है कि इस, अगर आपने फोर्स लगाया तो ये मूव करना, किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, या ये हो सकता है कि अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या आप अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे, है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। या कभी कभी क्या होगा, ये ऐसा है, आप फोर्स लगाओगे, यस, कंपलसरी नहीं है, हाँ, बट इस डायरेक्शन में है तो आ जाएगा कुछ पर्टिकुलर इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है ना, टाइम इंटरवल के बाद वो आ जाएगा रेस्ट में। अब यहाँ से देखिए, सपोज ये ऐसा है, ये रेस्ट में ही था, फोर्स लगाया, तो जरूरी नहीं है कि ये मूव करे ही, ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, थोड़ा शेप चेंज हो सकता है ना। तो यही चीज लिखेंगे, क्या है, इट इज, अब देखो फोर्स कैसा लग सकता था, ये
ब्लॉक है, इस पे फोर्स कैसा लग सकता है? या तो आप इस पे ऐसा फोर्स लगाओगे, या ब्लॉक बना लिया, इस पे आप ऐसा फोर्स लगाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं होगा। ये ऐसा है, या तो इसको इस साइड से फोर्स लगा के पुश करेंगे, या इस साइड फोर्स लगा के पुल करेंगे। आई बात समझ में? तो या तो पुश कर सकते हैं फोर्स लगाकर, या पुल कर सकते हैं। तो फोर्स को अगर आपको कैटेगराइज करना होगा तो कितने टाइप का फोर्स होगा? पुल टाइप एंड पुश टाइप। वो अलग चीज है, लिखेंगे देखो। अ साथ में लिखते चलो यार, ये सब नोट करते चलो, बिकॉज ये सब उतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट अभी, ये सब समझ में पहले से आता है आपको। अब पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ये बस स्टार्ट ही किया जस्ट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स का डेफिनेशन लिख रहे हैं, फोर्स का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये सब तो पहले वाला है, ये सब कुछ नहीं है ना। अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द state of rest or of uniform motion, or of uniform motion or direction of motion, or direction of motion, or shape and size of the body या ऑब्जेक्ट, है ना। बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे आप? फोर्स। इसको नोट कर लीजिए। वेट ना, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं इसको, मैकेनिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, है ना। सीजीएस यूनिट पता है आपको? सीजीएस यूनिट पता है। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स लिखा होगा बस। और 1 kgf की जो वैल्यू होती है, 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन। कितना होता है? 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, अब लिखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। ये सब फोर्स जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे ये सब आता जाएगा, अभी सिर्फ बेसिक्स जान लेते हैं, ये सब फंडामेंटल फोर्स क्या है। डायमेंशन ही फाइन कर सकते हैं, MLT-2 बोर्ड्स वहाँ स्कूल में पढ़ना ये सब। अभी डायमेंशन अपन भी पढ़ेंगे बट अभी नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना।
फंडामेंटल फोर्सेस, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक फोर्सेस, नाम ही वीक फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फोर्स डाइन सीजीएस यूनिट है ना, लिख लो ना अगर लिखना है तो, सीजीएस यूनिट। अभी देखो एक थोड़ा सा स्टोरी, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। 1 न्यूटन कितना होएगा? 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम्स, पता है ना ये। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। अब देखो इस पे क्या हुआ, बताता हूँ। ये डाइन, जब तुमने डाइन, मुझे कुछ याद आ गई कुछ बातें। देखो क्या हुआ, एक मेरा फ्रेंड जहाँ पे पढ़ता था ना, उसके सर ने वो स्टोरी बताई थी। तो उसके जो फिजिक्स के टीचर्स थे ना, तो फिजिक्स के फैकल्टी जो थे वो उस जहाँ पे वो पढ़ता था मेरा फ्रेंड, जिस कोचिंग में, वो उसके एमडी भी थे। फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे टीचर थे। तो उसको, वो अपने वाइफ को बोलते थे कि तुम न्यूटन हो, न्यूटन। अपने वाइफ को क्या बोलते थे? कि तुम न्यूटन हो। तो उसकी वाइफ बहुत खुश होती थी कि ऐसा है कि उनको ये लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए मुझे न्यूटन बोलते हैं। तो उसकी वाइफ बहुत खुश रहती थी कि हाँ मुझे न्यूटन बोला जाता है यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ सेंटर पे आई हुई थी, मतलब जहाँ पे चलता था वो हेड ऑफिस जहाँ पे था वहां पे आई हुई थी। तो ऐसे ही कोई दूसरे फैकल्टी थे मैथ्स के, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर एसआई यूनिट जो होता है वो तो न्यूटन होता है, तो सीजीएस यूनिट तो उसका डाइन होता है। तो मैम ने उसको बुला के पूछा, क्या बोला ये न्यूटन डाइन, कुछ थोड़ा मुझे समझाओ। तो उसने उस स्टूडेंट ने जो है ना मैम को बोला कि मैम क्या होता है कि फोर्स होता है ना, उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और ये साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन आया है। और इसी का एक और यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, उसको डाइन बोलते हैं। उसके बाद जब मैम घर पे गई, तो उसके बाद सर और मैम की फाइट हो गई। सर ने बोला कि उसके बाद मुझसे मैम ने 7 7 डेज तक बात ही नहीं किया। और फिर बोला कि देखो अब 7 डेज तक मैम ने बात नहीं किया, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि ये 7 डेज जो है ना, जब से मैंने शादी की, ये 7 डेज मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट 7 डेज था। अभी मुझे पता नहीं इन सब का आइडिया, बट सर ने बोला तो मुझे ये डाइन वाली स्टोरी याद आ गई, तो मैंने बता दिया। चलो ठीक है, बहुत हो गया अभी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अरे ये स्टोरी थी, सीरियस ज्यादा, इसको कोई सीरियस नहीं लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? फोर्स ये किसके बीच लगेगा? दो पार्टिकल के बीच, दो मास के बीच फोर्स लगेगा, है ना? ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इट इज, उसके लिए शादी करना पड़ेगा पहले। इट इज द फोर्स, इट इज इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, है ना, टू पार्टिकल्स। इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2, ऐसा लिख सकते हैं, masses m1 एंड, तो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल के बीच का, जिसका मास m1 एंड m2 कुछ भी हो सकता है, उसके बीच का कुछ होगा, चलेगा, ये होता है। और ये फोर्स जो होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर,
अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है क्योंकि जी, कैपिटल जी m1m2/r², जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, उतना याद नहीं रखना है अभी, बट ये समझ लीजिए थोड़ा सा, वीकेस्ट फोर्स होता है ये। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। ये सब एक चैप्टर ही आएगा ग्रेविटेशन करके, उसमें ये सब बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। नेक्स्ट आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये बेसिकली जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट। तो लिख सकते हैं इसमें फोर्स एक्सर्टेड, बाकी दो को साइड लिख लेंगे, है ना। फोर्स एक्सर्टेड, force exerted by one particle on the other because of the electric charges, because of the electric charge on the particle is called electromagnetic force, is called electromagnetic force। इसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, और ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यस, चैप्टर के लिए ये सब चैप्टर में कहीं आगे यूज होगा नहीं, है ना, बट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फोर्स पढ़ रहे हैं तो ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्सेस ये होता है। यस, चैप्टर में तो रहेगा ना यार। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, और ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये हो गया, जैसे देखो ना, लॉन्ग रेंज का मतलब कहीं पे भी दो पार्टिकल को रख दो, यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया, कहीं भी कितना भी डिस्टेंस होगा, ये आर की वैल्यू कुछ भी होगी, अगर इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ है, तो इसके बीच कुछ फोर्स लगेगा, चाहे ये आर की वैल्यू कुछ भी है। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, हाँ एक मिनट, हाँ आगे आएगा ये सब, इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। ये दोनों कैसा फोर्स होता है, एक मिनट, ये क्या हो गया, इन सबको बोलते हैं फील्ड फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स होता है। आगे ये सब आएगा, कैसा फोर्स है, क्या है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये सब पढ़ेंगे आगे। वहीं से इंपॉर्टेंट है अपना चैप्टर, मान लो वहीं से स्टार्ट ही होगा। डन ना। आगे आएगा ना पूरा, इसी को तो पढ़ने वाले हैं। अभी आगे आएगा, बताता हूँ क्या है, पहले नोट तो करो इसको। इस चैप्टर में अपन कांटेक्ट फोर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होगा, बट कांटेक्ट फोर्स नहीं, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नोट कर लिया इसको। डायनामिक्स, डायनामिक्स है।
पहला जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, कोई फोर्स के बारे में स्टडी किया क्या इससे पहले काइनेमेटिक्स में? नहीं ना, इसमें फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब कॉज ऑफ मोशन के बारे में, कॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स। रिलेटेड नहीं है, बट फॉर्मूला कहीं कहीं यूज हो सकता है, बट रिलेटेड तो नहीं है बिल्कुल। बट आपको समझ में आना चाहिए कि V इक्वल्स टू U+AT है, वो सब तो आना चाहिए ना। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या लिखेंगे, ये कैसा फोर्स होता है? इट इज ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और ये किसके बीच लगेगा? तो ये न्यूक्लियॉन्स में लगता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स होता है। इट इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। इवन दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, रिपल्शन होता है, फिर भी ये फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक ही साथ रखता है ना, सेट दी न्यूक्लियस। इसका मतलब ये बहुत ही इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। बहुत कुछ आगे आएगा, इतना ज्यादा नहीं जानना है अभी। यस, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वीक फोर्सेस। तो वीक फोर्स क्या है? इट एक्ट्स बिटवीन any two elementary particles, three particles, particles. It acts between any two elementary particles. इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻38 के अप्रॉक्स भी आती है, बहुत कम वैल्यू होती है। तो बस सिर्फ इतना जान लेंगे। अब यहाँ से मेन जो है अपना, यहाँ से स्टार्ट होगा classification of forces on the basis of contact। यहाँ से आगे आपको सब कुछ लर्न करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन, एक होता है फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो फोर्स बॉडी पे एक दूसरे, अगर दो पार्टिकल आप कंसिडर कर लो, जैसे मास इसका m1 ले लिया, इसका मास m2 ले लिया, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा। तो ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, टू ड्यू टू वन। तो अब ये देखो, ये दो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं है, ये दो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे। तो ऐसे फोर्स को क्यों लगा रहा है? क्योंकि यहाँ पे फील्ड रही होगी, यहाँ पे अगर इस पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसकी फील्ड रही होगी यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब इसकी फील्ड रही होगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कांटेक्ट में आना कंपलसरी नहीं है,
तो जहां पे फील्ड होगी तो वहां पे फोर्स होगा, जहां पे फील्ड होगी वहां पे फोर्स होगा। नोट कर लीजिए इतना पहले। है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स which acts force which acts on an object at a distance at a distance yes। अगर फील्ड नहीं है तो फोर्स जीरो होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर चले जाओगे तो कोई तुम्हारा वेट जीरो हो जाएगा। फोर्स which acts on an object at a distance by the interaction, नहीं 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 नहीं, ये देखो ना, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इसी साइड लगाएगा ना, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स इसी साइड लगाएगा ना, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लो ना, यहाँ पे अब ये बताओ, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, इस साइड लगाएगा, है ना। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे फोर्स किस साइड लगाएगा, इस साइड लगाएगा ना। अरे हाँ या ना। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, एक एग्जाम्पल है इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख देंगे उसको, है ना। अगर ये चार्ज होता है, यहाँ पे मास कंसिडर नहीं करते, चार्ज होता तो भी आता फोर्स, ऐसे एक एग्जाम्पल लिया, ऐसा करके लिख लो। तो फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस by the interaction of the object with the field of the object, no, with the field produced by other object, with the field produced by other object। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फील्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड। इसका एग्जांपल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं आगे। डन। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। डन ना, देख उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखना है। एग्जांपल क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। सेकेंड आएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे ये चीज जानना, इस पूरे चैप्टर में मेन यही आएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये तो आएगा, ये तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं आएगा इस चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स mg वाला टर्म आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वाला टर्म आएगा, वेट जिसको बोलेंगे। बट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना, ये तो आना ही है, समझ लीजिए। फोर्सेस which are which are transmitted which are transmitted between bodies by
शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज का मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, ऐसे लिख दो, शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या होगा समझो यहाँ पे, ये ऐसा है ना। अब ये जो सरफेस है, ग्राउंड जो है ये, और ये ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। तो इसी की वजह से इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स भी एक टाइप का यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कांटेक्ट फोर्स भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आ जाता है वो, ये कांटेक्ट फोर्स भी जो है एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यस, है ना। टेंड्स टू जीरो ना, जैसे ऐसा है, ये देखो ना, ये है, ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, ये इसके कांटेक्ट में आ गया, है ना। तो अभी इन दोनों के बीच ऐसा नहीं, कुछ तो गैप होगा ही ना कुछ, टेंड्स टू जीरो है, बट है टेंड्स टू जीरो है। लेकिन अब इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में आ रहा है, उन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच कैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी तो ये यहाँ पे है ना, उन दोनों के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो उसी फोर्स को बोल रहे हैं अपन कांटेक्ट फोर्स। तो वो फोर्स कैसा हो सकता है, वो फोर्स यहाँ पे इन दोनों के बीच फोर्स लगता है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ऐसा नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, या इस साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर इस पे कुछ फोर्स लगाओगे तब वो ऑब्जर्व कर पाएंगे फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन भी होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब फोर्स जो है ये सब कांटेक्ट फोर्स है, और ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंट्रैक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन नहीं, क्वांटा तो नहीं बोल सकते, मींस फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटा तो नहीं, मिनिमम फोर्स नहीं है ना। क्वांटा क्या होगा, जैसे अगर कोई भी चीज डिफाइन कर दो, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का फोर्स डिफाइन करो, उस पार्टिकल का चार्ज मिनिमम चार्ज होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तब उस फोर्स को बोलेंगे क्वांटा, मतलब फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो जानी चाहिए, बट वैसा तो कुछ है नहीं ना यहाँ पे, तो क्वांटा नहीं बोलेंगे। तो ऐसा आएगा। अब टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो इसका एग्जांपल जो आएगा, एग्जांपल आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। तो यही इसी को पढ़ेंगे अभी, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सब क्या है। तो टाइप्स ऑफ, टाइप्स क्यों लिखूंगा, वैसे नॉर्मल लिख देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, एक बॉडी जो है ये ग्राउंड पे है, कहीं पे भी रह सकती है, किसी के कांटेक्ट में होना कंपलसरी है बस। अब अगर ये बॉडी इस सरफेस को प्रेस करेगी, ये बॉडी इस सरफेस को प्रेस करेगी, तब इस केस में इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आएगा। तो एक बॉडी का प्रेस करना कंपलसरी है, मतलब जब आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट आप इसको प्रेस करोगे, तो उस केस में यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स how strongly the strongly the surfaces in contact, surfaces in contact are pressed against each other, pressed, कांटेक्ट में होना कंपलसरी नहीं है, प्रेस करना पड़ेगा उसको, तभी आएगा।
against each other. ये कैसा फोर्स है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ इसका मॉलिक्यूल होगा, इसका मॉलिक्यूल होगा, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तभी ये फोर्स एक्ट कर रहा है। इसीलिए एक ऐसा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रो इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, कांटेक्ट में होना तो कंपलसरी है। देखो, कांटेक्ट में होना तो कंपलसरी है, लेकिन जैसे कांटेक्ट में होने से जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा ही, है ना? समझो एक मिनट, नहीं नहीं, प्रेस करने का मतलब ऐसे भी रख दोगे तो ये प्रेस कर रहा है, ये प्रेस कर रहा है, वो बताता हूं मैं आगे, समझ में आएगा कैसे प्रेस कर रहा है। जरूरी है कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ऐसे लगाओगे तभी ये प्रेस करेगा, ऐसा रख दिया तो भी प्रेस कर रहा है। अब समझोगे कैसे, ये बताओ। इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना यार, कि इसका वेट होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इतना तो पढ़ा है पहले से। तो अब अगर ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यस, यहाँ पे आपने रख दिया है ऐसा, हाँ, तो अब क्या करेगा, इसका जो mg है, ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है ना, इसका mg इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहा है, मतलब प्रेस तो कर रहा है ना ये इसको, इसी वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो जितना इसका mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, उतना नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर आ जाएगा। तो जब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा तब ये रेस्ट में होगा, जब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा तब ये रेस्ट में होगा, नहीं तो mg तो इसको नीचे मूव करा देता ना यार। तो कोई ना कोई फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, करेक्ट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। नहीं, रिपल्सिव फोर्स नहीं बोलेंगे ना, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, बताता हूँ क्या होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि फोर्स इज ऑलवेज टू नॉर्मल रिएक्शन, कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड, अगर कोई यहाँ पे पहले से फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में तो उस केस में नहीं होगा, कब होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कैसे करते हैं, इतना नोट कीजिए पहले, आगे बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी सिर्फ यही समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ होगा, इक्वल होगा किसके, वो अभी अपने लिए मैटर करता ही नहीं, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वहां पे समझ में आएगा कब इक्वल होना है कब नहीं होना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the contact surfaces, the contact, लास्ट में देख लेना, normal reaction is, normal reaction is always perpendicular to the contact surfaces। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी बॉडी को आपने यहाँ पे रख दिया, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे रख दिया, तो इसका कुछ वेट होगा, वेट इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, इस डायरेक्शन में पुल करेगा इसको, बट ये सरफेस है, तो ये क्या कर रहा है, अगर ये पुल करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये प्रेस कर रहा है इस सरफेस को, तो जैसे प्रेस करेगा ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा इस डायरेक्शन में, है ना? और जब mg की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएगी तो ये रेस्ट में रहेगा, यहीं पे मूव भी नहीं करेगा ये। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उन दोनों के बीच क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। थर्ड लॉ आगे, वो सब डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्या है नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे, देखो यहाँ से समझो, ऐसे समझिए आप, यहाँ पे इसके इसका जो भी मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे जो कांटेक्ट में है, और इसका जो भी मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे जो कांटेक्ट में है, उन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना यार, इन दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो उसी को बोलेंगे, उसी इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, normal reaction is always perpendicular to the contact surfaces, normal reaction is always perpendicular to the contact surfaces, normal reaction
अब देखो, आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आना है कि नॉर्मल रिएक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ यही सीखना है आपने कि कैसे फोर्स को ड्रॉ करना है। बेसिक्स आएगा, चैप्टर आ जाएगा पूरा। अब मान लीजिए ये ऐसा है, ये ब्लॉक है, तो अब क्या करेगा, ये सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये इसका इस पे, ये जो सरफेस है ग्राउंड जो है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर। कांटेक्ट सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो ऐसा फोर्स लगाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, मतलब पुश कर रहा है। अच्छा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे, ये ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा। कोई बताएगा कि ये ब्लॉक इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ये ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल लगाए। अरे एम जी ब्लॉक थोड़ी लगा रहा है। ये बताओ, ये ब्लॉक का मास m है, तो इसका जो वेट आएगा वो ये लगा रहा है कि अर्थ लगा रहा है इस पे फोर्स mg? अरे mg जो है वो तो अर्थ लगा रहा है ना, ये थोड़ी लगा रहा है फोर्स, है ना। तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यही दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ऐसे देखो, नॉर्मल रिएक्शन एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, ये टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आप इसको नोट नहीं करना है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस देख लीजिए एक बार क्या है, नहीं अगर नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। लास्ट वाला स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट फोर्सेस सरफेसेस, द कांटेक्ट सरफेसेस। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ हम्म, एक मिनट बताता हूँ क्या आएगा, कैसे आ रहा है वो। एक मिनट रुको ना, आ रहा हूँ। एक मिनट, इस पेजेस को तो मैं थोड़ा सही से रख दूँ साइड। ये बताओ, ये बताइए आप, अर्थ है ये अर्थ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, तो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा ना यार। तो अर्थ इस पे सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगाता है, जिसको वेट बोलते हैं। ये फोर्स नहीं लगा रहा है, कौन लगा रहा है? अर्थ। याद है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका मास m1 लिखा, इसका मास m2 लिखा, तो इस पे फोर्स लग रहा था F12 और इस पे फोर्स लग रहा था F21। इसको मैंने क्या लिखा था? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मतलब ये वन पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये तो लग रहा है फोर्स इस पे, लेकिन किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? इसकी वजह से लग रहा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अगर मास होता तो फोर्स किस साइड लगता? इस साइड लगता। W की वैल्यू सेंटर के टुवर्ड्स, यहाँ पे होता तो इस साइड लगता, यहाँ पे होता तो M इस साइड लगता, सेंटर के टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सेंटर। आई बात समझ में? तो इसका जो mg है वो अर्थ लगा रहा है, ना कि ये लगा रहा है। ये तो इस पे फोर्स लगा है, जैसे मैं ऐसा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं इस पे कौन सा फोर्स लगाऊंगा? नॉर्मल रिएक्शन। यस, करेक्ट। हाँ, ये अर्थ इस पे फोर्स कितना लगाया? mg। तो ये भी इस पे फोर्स कितना लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा, mg ही लगाएगा। जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना इस पे भी फोर्स लगेगा, है ना। ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होती है, F12 इक्वल्स टू F21। सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो जितना अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक रख दिया, ये ग्राउंड पे ब्लॉक रख दिया, तो अब ये ब्लॉक क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा। तो जैसे प्रेस करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, तो ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यस, आई बात समझ में? अब देखो, मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये ऐसा है, यहाँ पे रख दिया वहां से, ऐसा रख दिया,
सिर्फ नॉर्मल बताना है और कुछ नहीं बताना है, नॉर्मल फोर्स। एक मिनट रुको, इसको कुछ डाउट है, देख लेते क्या डाउट। बोलिए क्या डाउट। सर अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो एमजी का यस वैल्यू जीरो होगा यस ना? यस यस, mg की वैल्यू नहीं, mg प्लस mg इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल लग रहा है इस साइड, तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। ओके। नेट फोर्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम में, ऐसा नहीं कि एक फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो इस पे फोर्स, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करेंगे आप, ये ऐसा होएगा, तो ये ऐसा है ना, तो ये बॉडी जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अगर इस पे बात करते हैं, क्योंकि अपने को जो स्टडी करना है, इसके मोशन की स्टडी करना है, तो सिर्फ इसी पे फोर्स को दिखाएंगे, बट अगर मुझे इस पे भी शो करना होता तो ये इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा, और इसकी वैल्यू एन है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इससे मतलब नहीं है अपने को, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको। यस, वो आएगा समझ में, क्यों क्यों किया, देखो यहाँ से कैसे कांटेक्ट में रहेगा, समझिए, बताया है आपको, ये W होता है, अगर ये थीटा ले लिया तो इस डायरेक्शन में W cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में W sin थीटा, सॉरी W sin थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में W cos थीटा होगा, तो इस फोर्स की वजह से ये इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा ना, नॉर्मल एक्शन इस साइड। तो अब यहाँ पे ए की बात करेंगे, ए, तो ए देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक ए है, तो ये ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, तो कैसा लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, नॉर्मल ऐसा लगाएगा, एन ए लिख देते हैं। अब देखो ये दोनों भी कांटेक्ट में है, और यहां से अगर फोर्स लगा रहे हो मतलब ये इसको प्रेस भी कर रहा है, ये दोनों भी कांटेक्ट में है, अरे बताया तो, यहाँ पे लगाया ना, ये नॉर्मल लगाएगा ना बॉल इस पे, वही तो बता रहा था, और ये सरफेस इस पे लगाएगा ऐसा नॉर्मल, इस बॉल पे ऐसा नॉर्मल लगाएगा, और बॉल इस पे ऐसा नॉर्मल लगाएगा। आ रही है बात समझ में आपको। अब देखिए ऐसे, ये ब्लॉक ए है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा। अब देखो ये फोर्स जैसे इस पे एक्ट करेगा, इस पे ब्लॉक ए पे, तो ब्लॉक ए क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो ये ब्लॉक इस पे भी नॉर्मल लगाएगा, इस साइड से नॉर्मल लगाएगा ये ऐसा, एन ए बी नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, इसको एन एन वन बोल दीजिए। तो बी का अगर ड्रॉ करेंगे, ब्लॉक बी का, तो ये ग्राउंड इस पे लगाएगा एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में, एन बी, अब ये इसको प्रेस भी कर रहा है, तो ये इस साइड भी नॉर्मल लगाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी ए, इसकी वैल्यू भी एन वन के इक्वल हो जाएगी, जितना ये इस पे नॉर्मल लगाएगा उतना ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो एन ए बी इक्वल्स टू एन वन, तो एन बी ए इक्वल्स टू भी क्या आएगा, एन वन, इसकी वैल्यू एन वन, तो इसकी वैल्यू भी एन वन, जितना ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, सेम फोर्स नहीं लगाएगा तो उन दोनों के बीच से सेपरेशन आ जाएगा, गैप आ जाएगा, गैप आएगा तो कोई नॉर्मल ही नहीं लगेगा। आई बात समझ में आपको। नोट कर लीजिए इतना पहले। नहीं नहीं, साइज डिफरेंट है तो नॉर्मल डिफरेंट थोड़ी होगा, नॉर्मल डिफरेंट थोड़ी होगी, अरे कांटेक्ट सरफेस जो है वो दोनों के लिए तो सेम ही है ना। ये बताओ, ये कांटेक्ट में है क्या, ये वाला पार्ट नहीं है ना, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा ना, जितना कांटेक्ट में है वही मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगेगा, है ना, उसी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये तो कांटेक्ट में है ही नहीं ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो ये यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है ये इस पे फोर्स तो नहीं लगाएगा। नोट कर लीजिए इतना पहले।
क्या डाउट है यार, बोलिए क्या है। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर मान लीजिए मैंने कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही कमजोर टेबल पे रखा, हाँ वो विथस्टैंड कर पा रहा है और बॉडी मतलब स्टिल है फर्स्ट हाँ सेकंड में। दूसरा सेकंड में मैंने एक और बॉडी उसके ऊपर से डाल दिया और टेबल टूट गया, तो हाँ, तो वो उस नॉर्मल रिएक्शन, पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो। एमजी और नॉर्मल रिएक्शन को कैसे आप मतलब डिफाइन करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा ना, कांटेक्ट में ही नहीं है ना, फिर तो कांटेक्ट में ही नहीं है ना। अगर ब्रेक हो जाएगा, जब कांटेक्ट ही ब्रेक हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये देखो ना, पहले ऐसा था, है ना, अभी क्या किया, इस पे एक और ब्लॉक है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा फास्ट नोट करो, ये देखो ना, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, अगर आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी को प्रेस करेगा ना। तो अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी को प्रेस कर रहा है, मतलब ए ब्लॉक जो है बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो अगर ए बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो बी भी ए पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। तो बी ए पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा और ए बी पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये मूव कर रहा है। ब्लॉक ए तो एफ की वजह से मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक बी इसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मूव कर रहा है। नहीं नहीं, ये सब इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होगा सिर्फ, ये और ये इक्वल है, ये फोर्स इक्वल नहीं है। सिर्फ क्या इक्वल है, एन ए बी इक्वल्स टू एन बी ए, एन बी ए। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एन ए बी या एन बी ए की वैल्यू क्या होगी, उसको आगे फाइंड करेंगे। ये तो mg के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। देखो अभी वैल्यू नहीं बतानी है, देखो समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ mg, mg पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं कि mg पे डिपेंड करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन mg पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हाँ, ये mg के इक्वल होगा, इसके मास है g के, ये mg के इक्वल होगा, बट ये वाला तो नहीं कर रहा है ना यार। नॉर्मल रिएक्शन तो उस पर डिपेंड करता है कि इसका कांटेक्ट, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो कितना है, उन दोनों के बीच के पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू को मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन जानना है कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का। अभी ये सब नहीं जानना है, नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा। क्वेश्चन आएगा ना फिर आपको समझ में आएगा कब किस पे क्या डिपेंड करेगा। एक हो सकता है कि इसका मास कुछ है बट नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, वैसा भी क्वेश्चन आएगा कि इसका कुछ मास रहेगा बट फिर भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ जाएगा। तो अब कैसे बोल सकते कि नॉर्मल रिएक्शन एमजी पे डिपेंड करेगा ही, कंपलसरी नहीं है। वो सब अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर समझ में आएगा क्यों कंपलसरी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है पहले ऐसा, यहाँ पे तो अगर ये रेस्ट में है तो mg नॉर्मल ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। बट अभी अगर ये मास m है और इसको m कैपिटल M मान लीजिए, तो अब ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। ये टेबल था तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कोई नॉर्मल ये टेबल इस पे नॉर्मल लगाएगा ही नहीं। इन दोनों के बीच क्या होगा उसको थोड़ा सा रहने दो, जब तुमको ये बताऊंगा ना नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब उसको डिस्कस करेंगे। बाद में वो सब डिस्कशन होगा, जी की वैल्यू आएगी तो फिर बाद में डिस्कशन होगा, ये अभी नहीं करना है। अभी जितना बताया जा रहा है डायरेक्शन सिर्फ समझिए, अभी सिर्फ क्या समझना है, डायरेक्शन। अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ना तो एमजी डिस्कस कर रहे हैं ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ऐसा होता कॉन्टेक्ट, तो अगर नॉर्मल, तो बी देखो, बी किसके कांटेक्ट में है, ए के कांटेक्ट में, तो बी किसको प्रेस कर रहा है, ए को, तो ए इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, या N1 मान लो, कुछ भी मान लो, N1 ए की बात करोगे
तो ए किसके कांटेक्ट में है, ए के भी कांटेक्ट में है और इस ग्राउंड के भी कांटेक्ट में है। तो ए अगर इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाया है तो बी इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। बी ए ऑन बी, इसकी वैल्यू भी n1, ग्राउंड भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो इसको n2 मान लीजिए। सिर्फ आपको डायरेक्शन आना चाहिए समझ में, बस, और कुछ नहीं। वैल्यू क्या होती है उससे मुझे मतलब ही नहीं है। अरे फिर से नेट नहीं, ये सब अभी मत करो ना कि नेट नॉर्मल रिएक्शन इतना होगा, कुछ सिर्फ डायरेक्शन पता करना है बस, सिर्फ डायरेक्शन कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इतना जानना है। अभी इसकी वैल्यू के बारे में मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया कि इसकी वैल्यू ये हो। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ना, वहां समझ में आएगा कि वैल्यू कब क्या होनी है नहीं होनी है, सिर्फ आपको डायरेक्शन जानना है अभी। ये ऐसा है, यहाँ पे एक ये सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे एक मास रख दिया m। इस पे बताओ तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा। इसका सेंटर यहाँ पे सी है, तो इस ब्लॉक पे हाँ ये नॉर्मल, ये ब्लॉक ऐसा लगाएगा और ये किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा, सेंटर से। तो इसका नॉर्मल ऐसा लगेगा और ये किससे पास होगा, सेंटर से। टेंजेंशियल कैसे, टेंजेंशियल तो ये है ना यार, ये नॉर्मल थोड़ी है, ये तो इस सरफेस इस पॉइंट पे ये तो टेंजेंट हो जाएगा, तो इस पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ना, तो ये तो टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया तो ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। फिर से देख लो, अपना कुछ लॉजिक नहीं लगाना है कि ये सेंट्रिपिटल है सेंट्रीफ्यूगल है, मैं बोल रहा हूँ कुछ उसको समझो ना, सिर्फ नॉर्मल का डायरेक्शन, इस फोर्स को क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है अभी, कुछ नया वर्ड कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कहीं पे कुछ आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन होपफुली आपसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे रॉड रख दिया ऐसा, ये वॉल है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन बताना है, रॉड पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, रॉड पे, रॉड पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। इसका सही आ रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए आप, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये है, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल जब भी ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए और क्या करना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो इसको, ये ऐसा था, ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में है और ये पॉइंट, तो इसका टेंजेंट कैसा होगा, कॉमन टेंजेंट तो ऐसा ही होगा ना यार, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट तो ऐसा ही होगा, इस पे जो कॉमन टेंजेंट आएगा ये ऐसा होगा, तो नॉर्मल तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना, नॉर्मल यहाँ पे एन ए, नॉर्मल यहाँ पे एन बी। कई बात समझ में कुछ, इसका ये कांटेक्ट है तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, कॉमन टेंजेंट, ये इस पॉइंट पे ये रॉड है और ये ग्राउंड मान लीजिए, इन दोनों का कांटेक्ट इस पॉइंट पे है, तो यहाँ का कॉमन टेंजेंट जो होगा वो ऐसा ही होएगा। तो टेंजेंट आ गया ये, तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना यार, नॉर्मल ऐसा होएगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कॉमन टेंजेंट, नॉर्मल ऐसा होगा। समझा कुछ, नोट करो इसको फास्ट। तो नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल इसको क्या कर रहा है, इस साइड पुश कर रहा है, इसको इस साइड पुश कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है
ये कैसा फोर्स हो गया? पुश टाइप फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं पे आर भी लिखा होगा तो चलेगा, बट अपन तो नॉर्मली एन से ही लिखने वाले हैं। नॉर्मल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन, कैपिटल एन। नेक्स्ट लिखेंगे टेंशन। टेंशन, ये टेंशन आएगा किसके लिए? स्ट्रिंग, वायर, रॉड, रिंग। टेंशन कहाँ पे होगा? स्ट्रिंग में होगा, वायर में होगा, रॉड में होगा, रिंग में होगा, रोप में होगा। हाँ, इन सब में क्या आएगा? एक फोर्स, टेंशन आएगा। और ये कैसा फोर्स है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आप बोलोगे सर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल से, इन सब के बीच फोर्स लग रहा होगा ना यार, तभी तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। वायर ले लो, तो इन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा होगा, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन का मतलब कैसा फोर्स? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या होता है? इट अराइजेस व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड। जब स्ट्रिंग को आप पुल करोगे ना, तब आएगा टेंशन इसमें, व्हेन a string is pulled। यस, करेक्ट। मतलब जहां पे कांटेक्ट आ गया, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स हमेशा कैसा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये क्या होता है, स्ट्रिंग है, तो ये आप स्ट्रिंग बना लिया आपने, अब इसको पुल कीजिए। तो जैसे पुल करेंगे, मान लीजिए एक ब्लॉक लगा दिया, तो ब्लॉक का कुछ वेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर m लिख दिया तो इस डायरेक्शन में mg आएगा। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। तो ये क्या करेगा? इसमें टेंशन डेवलप होगा, है ना? तो अब खुद से बताओ, अगर ब्लॉक यहाँ पे फिक्स कर दिया है तो पुल करेगा, बट स्ट्रिंग आगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव तो नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो यहाँ पे इसका मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो बैलेंस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, टेंशन। तो टेंशन देखो किसके टूवर्ड्स लग रहा है? स्ट्रिंग के टूवर्ड्स लग रहा है। किसके टूवर्ड्स लग रहा है? स्ट्रिंग के टूवर्ड्स। ये टेंशन क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। टेंशन क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। तो टेंशन किस टाइप का फोर्स है? तो इट इज अ पुल टाइप फोर्स। इट इज अ पुल टाइप फोर्स। ये कैसा फोर्स है? पुल टाइप फोर्स। आई बात समझ में? इट इज अ पुल टाइप फोर्स। अब जब भी ये स्ट्रिंग आएगी, देखिए यहां से, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ, टेंशन को कुछ बता देता हूं मैं यहाँ पे। जहां पे स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग, तो अभी तक आगे तो इस चैप्टर में मोस्टली अपने को यही आने वाला है, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल का मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग कैसा होगा? मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल। आई बात समझ में? नॉन आइडियल, अगर ये है, अगर ऐसा है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन
remain same throughout the string, remain same throughout the string, throughout the string. अगर नॉन आइडियल स्ट्रिंग है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग मतलब ये इसका मास भी होगा, रफ भी रहेगा ये, और एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा। मोस्टली इतना, अगर दो भी है, मास भी आ गया, रफ है या नहीं, अगर मास भी आ गया तो टेंशन ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते है ना, एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब L की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर देखते क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मासलेस मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस मतलब स्ट्रिंग में कोई फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, और इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ उसका कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप उसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये ऐसा होगा तो वैसे स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, आइडियल स्ट्रिंग। उस केस में पूरे स्ट्रिंग में टेंशन, हर जगह पे हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर नॉन आइडियल है मतलब मास है या रफ है, लेंथ चेंज हो रहा है, इलास्टिक है, तो उन सब केस में हर जगह पे टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, सेम नहीं होगी। नहीं, रफ का मतलब ये नहीं कि एक्सटेंडेड, रफ का मतलब ये कि वहां पे फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये पुली पे आ गया तो वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रफ का मतलब ये, बट इस चैप्टर में ये सब नहीं आएगा। यस, अब थोड़ा समझ लेते हैं ये टेंशन कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। डन ना। अब देखो ये आपकी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे टेंशन T लग रहा था। अगर मुझे यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन बताना होता तो कैसे टेंशन का डायरेक्शन क्या बताते। तो देखो यहाँ पे आपको टेंशन बताना है इस पॉइंट पे, तो आप इतना पार्ट कंसिडर कर लीजिए, स्ट्रिंग बना दीजिए। ये स्ट्रिंग इसको क्या कर रहा है, स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, पुल करता है, पुल टाइप फोर्स होता है टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो। आई बात समझ में। अब कोई बोलेगा सर ये है, तो इस टेंशन में हर जगह पे, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह पे सेम कैसे है। तो मान लेता हूँ कि इस साइड टेंशन T1 है। अच्छा, इस साइड टेंशन T1 है तो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे, तो इस साइड टेंशन का डायरेक्शन इस साइड आएगा। कोई बोलेगा सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये किस टाइप का फोर्स है, पुल टाइप का फोर्स। तो ये स्ट्रिंग इस साइड पुल करेगा और ये इस साइड, तो इसीलिए टेंशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। इसका मास क्या है, 0 है। इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होता है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखते हैं, फोर्स तो पता है ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पता है ना। नेट फोर्स इक्वल्स टू ये होता है, आगे डिस्कस करेंगे इसको, बट एफ नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये बताइए एफ नेट क्या है, इस डायरेक्शन में T1, इस डायरेक्शन में T2, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो T1 माइनस T2, मास 0 है, एक्सेलरेशन कुछ भी रहे, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ने अज्यूम कर किया, अगर किसी को ये लग रहा है कि सर टेंशन सेम कैसे हो रहा है, तो मैंने मान लिया T1 और T2, तो यहाँ से देख रहे T1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, T2 के इक्वल। इसका मतलब स्ट्रिंग में हर जगह पे, अगर आप एक स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे ऐसा,
है ना, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे कुछ F, तो आपको अगर यहाँ पे फाइंड करना है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, फोर्स कितना होगा, तो आप यहाँ पे फाइंड करना है, तो इतने पार्ट को एक सिस्टम बना लेंगे। अरे एज्यूम कर लिया, मान लिया है ना कि सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए, सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए। मुझे ये बताना है कि अगर ये स्ट्रिंग है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आया ना T1 इक्वल्स टू T2, स्ट्रिंग का एक पार्ट कंसिडर कर लिया, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T1 है, इस डायरेक्शन में टेंशन T2 है, मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन है। हाँ, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अब देखो यहाँ से ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो इतने का यहाँ पे फोर्स ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा होगा। अब ये वाला स्ट्रिंग का पॉइंट आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो ये फोर्स इस साइड आ गया, फोर्स इस साइड आ गया, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टेंशन क्या करता है, पुल करता है, तो पुल करेगा तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, है ना। तो यहाँ से अब इसका मास तो 0 है ना यार, अगर मास 0 है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, तो F इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, 0, F की वैल्यू T के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना अभी जानना है कि हर पॉइंट पे टेंशन क्या होएगा, सेम होना है, बस, और कुछ नहीं जानना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा और हर जगह पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इतना नोट कर लीजिए पहले थोड़ा फास्ट। हाँ, आइडियल स्ट्रिंग, मास को 0 माना है, एक ऐसी स्ट्रिंग है आइडियल है। यस, टेंशन तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसका स्ट्रेंथ जो होता है उस पे तो डिपेंड करेगा ना यार टेंशन। डन ना, नोट कर लिया इसको। यहाँ के लिए T की वैल्यू F हो गई, इस केस के लिए T की वैल्यू F हो गई, है ना, हर जगह नहीं आएगा। मुझे ये बताना था कि यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, समझो, बस, और कुछ नहीं। वैल्यू F नहीं होती है, वैल्यू F नहीं। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। नहीं नहीं, कैलकुलस के कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे ही देखो यहाँ पे। ठीक है ठीक है, एक आएगा पुल्ली, तो पुल्ली कैसा है, ऐसा रहेगा पुल्ली, और अगर ये आपने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया और आपने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन, एटवुड मशीन ऐसा, इस पूरे सिस्टम को, वो सब बात की बात है, क्या होगा ग्रेटर स्मॉलर, उस सब डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ बेसिक समझिए ना, डायरेक्शन सिर्फ समझिए आप, सिर्फ डायरेक्शन, अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, वैल्यू क्या होगी नहीं होगी उस। तो पुली क्या करेगा, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को ये क्या करता है, चेंज कर देता है, फोर्स की डायरेक्शन को ये क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी अपने लिए पुली भी जो आएगा वो मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस, इस चैप्टर के लिए,
फ्रिक्शनलेस एंड स्टेशनरी। यस, आइडियल पुली बोल दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आइडियल पुली क्या होगा? मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी पुली है इसमें सिर्फ स्ट्रिंग मूव कर रहा है। जैसे ये ब्लॉक सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सिर्फ अभी यहाँ पे ये पुली जो है रोटेट नहीं कर रही है, स्टेशनरी है। तो सिर्फ क्या हो रहा है? स्ट्रिंग मूव, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्ट्रिंग मूव्स ओवर द पुली। अगर ये रोटेट करेगा तो उसको एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। वो किस चैप्टर में पढ़ेंगे? जब जिस केस में पुली रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, आएगा। वहां पे पुली का मास भी होगा, पुली रोटेट भी करेगी, सब होगा ओवर द पुली। वहां पे रोटेशन की वजह से स्ट्रिंग मूव करेगा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ पुली, है ना। तो मुझे इसमें टेंशन का डायरेक्शन बताना है, इतना पहले नोट कर लीजिए। मुझे टेंशन का डायरेक्शन बताना है। 1 मिनट, 12% चार्ज तो है, 10 मिनट्स चल जाना चाहिए। अब देखो, मुझे इसका यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन फाइंड करना है बस। ये ऐसा था, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। तो यहाँ पे टेंशन क्या करेगा? इसको पुल करेगा, टेंशन ऐसा होगा। ये वाली स्ट्रिंग जो है यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक कैसी स्ट्रिंग है? सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे भी टेंशन आएगा टी। लेकिन इस पुली के लिए अगर टेंशन फाइंड करेंगे आप, हाँ हर केस में पुल करेगा ना। टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स। किस टाइप का फोर्स है? पुल टाइप फोर्स। mg की वजह से ये नीचे जाएगा, मान लीजिए अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था ना, पुल टाइप। अब देखो यहाँ से एक बार पुली का एफबीडी बनाओगे। अरे ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये स्टेशनरी है या नहीं है? टेंशन के डायरेक्शन में कोई चेंज होने वाला है? टेंशन किस टाइप का फोर्स? पुल टाइप फोर्स, बस ना। तो पुल करेगा। अब यहां से देखिए, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बताना है टेंशन का। तो इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है उसको शो कर दीजिए। ये ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन टी है तो ये इसको पुल करेगा, ये यही स्ट्रिंग इसको अब इस डायरेक्शन में पुल करेगी। तो ये टी होगा, ये टी होगा। इसको टी डैश बोल दीजिए। इसका मास तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो नेट फोर्स भी इस पे 0 आ जाएगा। नेट फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। तो एफ नेट 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टी डैश माइनस टी इक्वल्स टू 0। तो टी डैश की वैल्यू 2t हो जाएगी। तो मुझे अभी ये 2t भी नहीं जानना है, सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा है तो इसके लिए यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। एक ही स्ट्रिंग है बट टेंशन का डायरेक्शन डिफरेंट हो जा रहा है ना। ये टेंशन इसको पुल करेगा, ये दोनों टेंशन इसको पुल करेगा, इसको पुल करेगा। और ये टेंशन इसको पुल करेगा। किस टाइप का फोर्स है? पुल टाइप फोर्स। किस टाइप का फोर्स है? पुल टाइप फोर्स। देख रहे हो? यहाँ पे अगर शो करते, ये एक पुली बना लिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है या रॉड है, कुछ भी है, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। तो पहले क्या किया? पहले मैंने क्या किया, ये रॉड था, रॉड बना लिया, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इस साइड बना लिया, और स्ट्रिंग का सिर्फ मुझे इसी का शो करना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को शो करना है, इस ब्लॉक का नहीं।
तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पुल टाइप फोर्स होता है, तो ये टेंशन इसको पुल करेगा, पुल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये टेंशन भी इसको पुल करेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये भी इसको पुल करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो टी डैश पुल टाइप फोर्स। आई बात समझ में? ऐसा फोर्स है पुल टाइप फोर्स, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होगा, देख लीजिए, ऐसे ही एक पुली बना दिया ऐसा, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया इस टाइप का, फिक्स कर दिया, एक ब्लॉक बना दिया, है ना। अब देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने कितने टाइप की स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, क्या है, एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, और ये कोई रॉड होगा, स्ट्रिंग भी हो सकता है, रॉड मान लेता हूं। तो इसमें अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन टी आएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन टी, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन, है ना। अब यहाँ पे अगर इसके लिए शो करोगे तो यहाँ पे टी आएगा। अब इस टी की वैल्यू कितनी हो जाती थी, अभी फाइंड किया ना, टी डैश की वैल्यू 2t, तो यहाँ पे क्या आएगा 2t। अब यहाँ पे 2t है तो इसके लिए अगर फाइंड करोगे तो 2t, इसके लिए फाइंड करेंगे तो 2t, ऐसा यहाँ पे 2t। अब देखो ये 2t है, ये 2t है, तो यहाँ पे कितना आएगा 40। आई बात समझ में? कुछ कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? डायरेक्शन, डायरेक्शन, है ना। एक और कर लेते हैं सॉल्व ऐसा, सिर्फ डायरेक्शन ही बताना है आपको क्या होगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसमें टेंशन टी मान लिया, यहाँ पे इसमें टेंशन टी मान लिया, यहाँ तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी टी है तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, है ना, 2t आएगा। हाँ, ये 2t है, ये 2t, तो यहाँ पे 4t, इस डायरेक्शन में 4t, इस डायरेक्शन में 4t, इस डायरेक्शन में 4t, ये 40 40 है तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, तो यहाँ पे कितना 60। अभी कैसा मान रहे हैं ये सब पुली? आइडियल पुली। बोलिए क्या है, ये टी है, ये टी है, ये टी, ये टी टी, तो ये 2t, तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, ये 2t 2t, तो ये 40, ये 40, तो ये भी 40, ये भी 40, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग एक है, ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है। आई बात समझ में? तो इस टाइप से डायरेक्शन और वैल्यू भी फाइंड कर सकते नहीं, ऐसे ही कुछ भी आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी आएगा, बट आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए, है ना। अगर एक स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग में हर जगह पे टेंशन की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं नहीं कैंसिल होगा वो बात की बात है ना, वैल्यूज जब फाइंड करेंगे तो वो बात की बात है कि वैल्यूज कितनी आएगी, कैसे क्या कैंसिल होगा,
आगे डिस्कस करेंगे उसको। सिर्फ अभी डायरेक्शन बताना है, ये अभी तो 2T 4T ये सब भी नहीं बताना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना था। अभी 2T अपन ने सीख लिया कि 2T होता है, डबल हो जाता है, तो बस उसको भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको भी अप्लाई कर रहे हैं। यस, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे समझेगा अपने को। अरे देखो ना, यहाँ पे ऐसे समझो, इसका इसको अगर FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, इन सब चीजों को आगे डिस्कस करूंगा मैं। मुझे यहाँ पे शो करना होता इस पुली के, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग थी, तो ऐसा हो जाता, और यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग थी, तो ऐसा हो जाता, है ना। तो देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मास तो 0 है ना, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2T। तो इसलिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी, तो ये 2T। ऐसे ही एक क्वेश्चन करो थोड़ा फास्ट, आइडियल पुली। मान लो ये ऐसा है, y इक्वल्स टू साइन, अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं है। साइन x x स्क्वायर ln x, फाइन dy बाई dx, फाइन dy बाई dx। बताओ कितना हो, क्या बताओ, इससे कितना टफ टफ क्वेश्चन कराया है लेक्चर में। थोड़ा फास्ट बताना, फोन की बैटरी डेड होने वाली है। एक बार आप क्लास नोट्स को रिवाइज कर जाइए, है ना, जो क्वेश्चन किया उसको सॉल्व करिए। थोड़ा सा जो वर्ड प्रॉब्लम था उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वही थोड़ा टफ होता है, बाकी सब तो इजी है। हाँ, तो डायरेक्ट dy बाई dx क्या लिखेंगे, साइन का क्या होगा, cos समथिंग, तो cos x स्क्वायर ln x, प्लस समथिंग का डिफरेंशिएशन, समथिंग में दो फंक्शन है, समथिंग में कितना फंक्शन है, दो फंक्शन, तो समथिंग को डिफरेंशिएट कर दो, इनटू, प्लस नहीं इनटू, x स्क्वायर ln x, ये आ जाएगा cos x स्क्वायर ln x। अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म हो गया, तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ln x, प्लस ln x dx स्क्वायर बाई dx, तो क्या हो जाएगा आंसर, cos x स्क्वायर ln x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर ln x 1 बाई एक्स, प्लस ये कितना आएगा 2x ln x। हो गया आंसर, कैंसिल कर दो। हाँ ठीक है, ये सब आता है, एक बार रिवाइज करो, यही सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। रिवाइज रिवाइज कीजिए एक बार क्लास नोट्स, और कल पेपर देना है तो थोड़ा आराम से, ठीक है, थोड़ा आराम से, कम क्वेश्चन हो, करेक्ट हो, चलेगा। और सेकेंड थिंग ये, क्वेश्चन से फाइट नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल भी फाइट नहीं करना है, नहीं आ रहा है स्किप करो, हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर देना ना, बता दूँ, ठीक है। नहीं आ रहा है तो क्या करना है, स्किप करना है, फाइट बिल्कुल नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन से। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।